वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान। फार्म डी थर्ड प्रूफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स की सीरीज में हम एंटी कैंसर ड्रग्स को डिस्कस कर रहे थे। स्टेप वाइज हमने डिस्कस किया पैथोजेनेसिस, एटियोलॉजी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजी को बेसिकली डिस्कस किया। देन हमने मूव किया कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पॉसिबल हैं। तो उन अप्रोचेस को हमने वन बाय वन डिस्कस किया और सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपेटिक एजेंट जो कि सेल टॉक्सिक होती हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया सेल साइकिल स्पेसिफिक, यानी जो कि सेल डिवीजन के फेजेस होते हैं, G2 G0 S फेज, उसके ऊपर जो स्पेसिफिकली किसी एक फेज पे ड्रग्स एक्ट करती हैं उनको डिस्कस किया। दे आर कॉल्ड सेल साइकिल स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो उसके बाद रह जाती हैं हमारे पास ड्रग्स जो कि सेल के ऊपर स्पेसिफिकली एक्ट नहीं करती किसी साइकिल के ऊपर, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ फेज ऑफ साइकिल वो किसी भी फेज पे एक्ट कर सकती हैं। ठीक है, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो किसी एक फेज पे एक्ट करें। तो आज हम वही ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और ये वाली सीरीज जो है, बेसिकली सीरीज कहने का मकसद ये वाला जो पोर्शन है हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का, ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे सारे पास पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो कि पास पेपर में नहीं आए बट वो एंटी कैंसर ड्रग्स लाजमी है, वो हम देखेंगे, वो हम उनको पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन के जरिए समझा देता हूँ हमने पढ़ क्या क्या लिया। सबसे पहले हमने ये फोलेट एंटागोनिस्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, ये हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स पे आते हैं और सेल साइकिल स्पेसिफिक में आते हैं। ठीक है, ये एस फेज में एक्ट करते हैं। पायरिमिडीन, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पायरिमिडीन, प्यूरिन, ठीक है, यूरासिल, इन सारी की डी नोवो सिंथेसिस रोकती है, या तो थैमोडिलेट सिंथेस को इनहिबिट करके एंटी मेटाबोलाइट्स इनकी सिंथेसिस को रोकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग इनहिबिटर्स, ठीक है, विनके एल्कलाइड्स एंड टैक्सिन्स, टोपोआइसोमेरेसिस इनहिबिटर्स, दोनों किस्म के पढ़ लिए थे। एंटीबायोटिक्स में हमने याद रखिएगा हमने ब्लूमाइसिन पढ़ा था सिर्फ। ठीक है, क्योंकि हमने एक बात याद है, मैंने आपको बताई थी, ब्लूमाइसिन जो है वो आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर आयरन को अपनी अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, विच इज Fe3 पॉजिटिव। तो ये आयरन का जो भी काम होगा ये होगा हमारे किस फेज के अंदर, G2 फेज के अंदर आयरन सबसे ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई ब्लूमाइसिन स्पेसिफिक टू G2 साइकिल। तो अब जो क्लासिफिकेशन रह गई है वो अल्काइलेटिंग एजेंट हम डिस्कस करेंगे, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आ जाते हैं आगे ये सारी क्लासिफिकेशन, ये आज हमने डिस्कस करनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिसलिनियस, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, पास पेपर में भी सवाल नहीं है, बट अगर क्लासिफिकेशन में अगर मिसलिनियस आप एक याद कर लेते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स बहुत मेजर टॉपिक है आज का, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर से सारी एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, इनको हम स्पेसिफिकली एंथ्रासाइक्लिन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटी कैंसर में अगली जो क्लासिफिकेशन जो कि हमारे अगले लेक्चर होंगे, जिसमें टारगेटेड ड्रग्स और हार्मोनल ड्रग्स, इनकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, बट पेपर में इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई पीयू में क्वेश्चन नहीं आया। तो दैट्स वाई इस पे हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम नेक्स्ट सीरीज पे चलेंगे विच इज कॉल्ड एंटीवायरल्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पोर्शन है विच इज कॉल्ड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग, ठीक है, या नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग, जैसे भी आप उसको कहते हैं, साइटोटॉक्सिक होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको सेल साइकिल दिखा देता हूँ कि सेल साइकिल कैसा है। ठीक है, और हमने अब क्या अपनी स्ट्रेटेजी लगानी है, क्या अप्रोचेज है हमारी, कि किस तरह से हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सेल साइकिल है। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़े थे सेल साइकिल स्पेसिफिक, जिसमें एस फेज पे हमारी करती है एंटी वो ड्रग्स एक्ट करती हैं जो कि एंटी मेटाबोलाइट्स होती है। ठीक है, जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन को रोकती है। और यहाँ पर हमारे माइटोसिस फेज पे, मेटा फेज पे, जहाँ पर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर एक्ट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स विच इज कॉल्ड माइटोटिक पॉइजन्स, जिसके अंदर वैनका एल्कलाइड्स और दूसरा टेक्सोल्स या टेक्सिन्स। ठीक है, G2 फेज विच इज आयरन, ठीक है, आयरन से याद रखना है आपने, यहाँ पर प्रेपरेशन ऑफ माइटोसिस होती है, तो दैट्स वाई आयरन Fe3 में कन्वर्ट होता है। किस तरह से? बाय द कॉम्प्लेक्स मेकिंग विद ब्लूमाइसिन। ब्लूमाइसिन से Fe3 में हो जाता है, जिसकी वजह से हाईली ऑक्सीजन स्पीशी क्रिएट होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन स्पीशी जो होती है खतरनाक होती है डीएनए के लिए। ठीक है, और ये डीएनए को खत्म कर देती है। दैट्स वाई G2 फेज में स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जिनको हम कहते हैं, कौन सी ड्रग्स होंगी? एंटीबायोटिक्स में ब्लूमाइसिन। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ ली, अब हमने नया क्या पढ़ना है? अब कोई ड्रग इस पे भी एक्ट कर ले, इस पे भी एक्ट कर ले, एस फेज पे भी एक्शन हो, G2 पे फेस हो, G2 पे भी एक्शन हो, तो उन ड्रग्स को हम कहेंगे नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल ड्रग्स। आज हमने वही डिस्कस करनी है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो ये एक पीडीएफ है जिसमें सारी एंटी कैंसर ड्रग कवर हो जाती है। यहाँ पर हमने एंटी मेटाबोलाइट्स पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने ब्लूमाइसिन पढ़ा था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एंटीबायोटिक से और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंटी ट्यूमर के बारे में मैंने आपको एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स के बारे में बता दिया। ये ओरिजिनेट होती हैं बेसिकली लिविंग थिंग से ही, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, और ये डीएनए पे डायरेक्ट एक्शन करती है। ठीक है, या तो इंटरेक्शन होगा इनका, या तो ये इंटरकलेट हो जाएंगे बिटवीन द डीएनए। ठीक है, अब इंटरकलेशन कैसे होगी मैं बताता हूँ। एंथ्रासाइक्लिन्स क्यों? एंथ्रासाइक्लिन्स इनके स्ट्रक्चर में एंथ्रासाइक्लिन रिंग होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर आप देख लेगा कैसा होता है। ठीक है, और अगर आपने बनाना है तो वो आप देख भी लेगा पेपर में, अगर आपने बनाना हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एंथ्रासाइक्लिन्स होती किस तरह से, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। एंथ्राकोइनॉन रिंग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर कोगनोजी के अंदर
दैट्स वाई दे आर एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, एंथ्रासाइक्लिन, ठीक है। तो इस तरह का ही इनका स्ट्रक्चर होता है, सेना ग्लाइकोसाइड्स में आपने पढ़ा होगा। अब मैं इस चीज़ को रिलेट करूंगा, बहुत अच्छा रिलेट करूंगा, आपने इस चीज़ को समझना है, ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स का बेसिकली ज़्यादातर एक्शन कार्डियक एक्शन होता है, ठीक है, या एंथ्राक्विनोन का इतना नहीं होता, लेकिन ग्लाइकोसाइड से आपने याद रखना है कि उनका कार्डियक एक्शन होता है। ग्लाइकोसाइड्स आपने पढ़ा होगा, ग्लाइकोसाइड्स जिसके अंदर डिजिटैलिस, ठीक है, डाइजॉक्सिन, उनका एक्शन कार्डियक एक्शन ज़्यादा होता है। तो दैट्स वाई ये जो एंथ्रासाइक्लिन्स है ना, इनका कार्डियक एक्शन होता है, क्योंकि दे आर ग्लाइकोसाइड्स लाइक स्ट्रक्चर, उनके अंदर जो फंक्शनल जो थेरेपेटिक जो यूज़ होता है, जो थेरेपेटिक रिएक्शन होता है बेसिकली, वो एंथ्रासाइक्लिन रिंग की वजह से होता है, और वो कभी कभार एडवर्स भी बन जाता है। दैट्स वाई हम एडवर्स रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, इडारूबिसिन, ठीक है, एपिरूबिसिन और माइटोजेंट्रॉन, ठीक है। अब डॉक्सीरूबिसिन या डॉक्सोरूबिसिन इसको कह लें, और डोनारूबिसिन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, ये डी से जो ड्रग्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछी है, और ये इसमें से ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये आईवी दी जा सकती हैं, बट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। दैट्स वाई इनके आपने बात याद रखनी है, ये ब्रेन ट्यूमर्स को ट्रीट नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है, दे आर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड हैविंग सेवरल मैकेनिज्म। अब इनके 3 मैकेनिज्म है, और ये तीनों में से कोई भी मैकेनिज्म चूज कर सकते हैं, ठीक है। डीएनए इंटरकेलेशन, ठीक है, दीज ड्रग्स स्लिप हो जाती हैं बिटवीन डीएनए बेस पेयर्स, डिस्टॉर्टिंग द डीएनए स्ट्रक्चर। अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर है नॉर्मल, ठीक है। अब ये एंथ्रासाइक्लिन्स इनके बीच में स्लिप हो जाएंगी, ठीक है, इनके स्ट्रैंड्स के दरमियान, और जो इनके नॉर्मल स्ट्रैंड्स है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डीएनए की इंटरकेलेशन हो गई है बाय द एंथ्रासाइक्लिन रिंग्स, ठीक है। एंथ्रासाइक्लिन रिंग्स इसके अंदर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए बेस पेयर्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हेंस ब्लॉकिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पे इसने एक बात की है, टोपोआइसोमेरेज, बच्चों आपने पढ़ा था ना, टोपोआइसोमेरेज क्या होता है। टोपोआइसोमेरेज 2 पे एंथ्रासाइक्लिन्स का एक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज 2 क्या करता है, कट द डीएनए, अनकॉइल द डीएनए एंड रीलाइगेज द डीएनए एंड बोथ स्ट्रैंड्स, ठीक है, इसका एक्शन बोथ स्ट्रैंड्स पे होता है। तो डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, माइटोजेंट्रॉन, एपिरूबिसिन, इडारूबिसिन, सारी रूबिसिन वाली जो ड्रग्स होंगी, उनका एक्शन टोपोआइसोमेरेज 2 पे भी होगा। दे समटाइम्स इनहिबिट टोपोआइसोमेरेज 2 व्हिच इज वाइटल फॉर द डीएनए रिपेयर एंड अनवाइंडिंग, जिसको हम डीएनए रेगुलेशन कहते हैं। दीज ड्रग्स प्रिवेंट्स द रीलाइगेशन, वही वाली बात जो कि हमने टोपोआइसोमेरेज में पढ़ी थी, ठीक है, और डीएनए का ब्रेक डाउन कर देती हैं। अब नेक्स्ट जो है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, जो कि ब्लू माइसिन भी करती है, ठीक है। ब्लू माइसिन भी क्या करती है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करती है। दे प्रोड्यूस टॉक्सिक रेडिकल्स दैट कैन प्रोड्यूस, वही ऑक्सीजन स्पीशी का बनना। लिपिड पर ऑक्सीडेशन, लिपिड जो बाइलेयर होती है ना हर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में, उनकी पर ऑक्सीडेशन कर लेती है, उनमें ऑक्सीजन आ जाती है बीच में, ठीक है। एंड डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, और एक तरह से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन भी कर लेती है ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। सिंपली पर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशी वहां पर आ जाती है, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर और लिपिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, और डीएनए डैमेज हो जाता है। थेरेपेटिक यूज, सार्कोमास, कार्सिनोमास, माइटोजेंट्रोन का एक अहम जो थेरेपेटिक यूज है वो है प्रोस्टेट कैंसर। मैंने आपको बताया था कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोसाइड एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड से मिलता है, ठीक है, एंथ्रासाइक्लिन रिंग की वजह से। दैट्स वाई ग्लाइकोसाइड का जो डिजिटैलिस वगैरह का जो एक्शन है, लेकिन इसके अंदर वही एक्शन साइड इफेक्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल डोज डिपेंडेंट कार्डियोटॉक्सिसिटी, रिस्क ऑफ सीएचएफ, ठीक है, अगर थोड़ी सी डोज ज़्यादा हो जाए इनकी तो कार्डियोटॉक्सिसिटी बहुत देखने को मिलती है। डॉक्सोरोबिसिन, डोनारोबिसिन में बहुत ज़्यादा। बोन मैरो सप्रेशन, जीआई डिस्ट्रेस, ये तो नॉर्मल है। देन इसके बाद एल्काइलेटिंग एजेंट, दे आर हाईली नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स, और इसी वजह से दे आर म्यूटाजेनिक। बताता हूँ कैसे। Alkylating agent exert their cytotoxic effect by covalently binding the nucleophilic group of the DNA. DNA बेस पेयर्स में ना कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक भी होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियस लवर, वो न्यूक्लियस लवर्स होते हैं, ठीक है। अब यही न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स का फायदा उठाते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट, और हम ह्यूमंस भी एंटी कैंसर ड्रग थेरेपी देने में, दे आर नॉन स्पेसिफिक टू द सेल साइकिल। अब ये देखें ना, डीएनए हर फेज में मौजूद है, हर फेज में मौजूद है, किसी फेज में रेप्लिकेट हो रहा है लेकिन हर फेज में मौजूद है। तो दैट्स वाई अल्काइलेटिंग एजेंट किसी भी फेज में उसके अंदर एक्ट कर सकते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो डीएनए के अंदर फ्री अवेलेबल होते हैं ना, उसके साथ कवलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। अब नाइट्रोजन मेस्टर्स, नाइट्रोसोयूरियाज, एल्काइल सल्फोनेट्स या कार्बाजीन्स, ये 4 मेजर क्लासिफिकेशन है। ये आपने अपनी जब भी ये सवाल आया अल्काइलेटिंग एजेंट का, लाजमी लिखनी है। इन चारों के मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, चारों का मैकेनिज्म सेम है। मजे की बात है, इनकी ड्रग्स याद करने का तरीका भी बहुत ईजी है, बस इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। स्ट्रक्चर याद कर लें तो वेल एंड गुड है, नहीं याद हो रहा एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दें कि स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो है ना, अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, अमाइंस, अमाइड्स, ठीक है, और टर्शरी और उसके आगे प्राइमरी अमाइंस वगैरह, ठीक है, अमाइंस बेसिकली हम कहते हैं। तो इसको याद रखना है अमाइंस से, अमाइड से, ठीक है। साइक्लोफॉस्फा अमाइड, ठीक है, साइक्लोफॉस्फ अमाइड, आईफॉस्फमाइड, ठीक है। इस तरह से 2 ड्रग्स तो याद हो गई और ये 2 पास पेपर में पूछी जाती हैं। फिर थायोटीपा याद रख लें, ठीक है,
ये मैक्लोर एथामाइन, ठीक है, और बेंडामस्टीन। लेकिन ये 3 ड्रग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको ये 2 याद रह जाती हैं, ठीक है। ये ऑरली भी दी जाती है, आईवी भी, लेकिन आई फॉस्फामाइड आईवी में। अब ये अमाइड्स हैं, ठीक है, इससे आपने याद रखना है, इनके स्ट्रक्चर में अमाइन ग्रुप लाजमी आता है। हम एक का स्ट्रक्चर देख लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। साइक्लोफॉस्फामाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। ये NH देख रहे हैं आपके सामने, तो फॉस्फो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरस भी है, तो ये स्ट्रक्चर है। अगर आप याद कर सकते हैं, आपने कोग्नोसी की है तो इसके भी कर लेगा, आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा। मैकेनिज्म, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड आई फॉस्फामाइड आर कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन यही यूज होती है। एजेंट एंड आर फर्स्ट बायो ट्रांसफॉर्म्ड। अच्छा, ये सारी ड्रग्स में से जो ये वाले क्लास हैं, ये ट्रांसफॉर्म्ड होती है पहले टू हाइड्रोक्सिलेट इंटरमीडिएट्स बाय CYP450, इस वजह से इनका लिवर का एक्शन भी होता है। दे कन्वर्टेड इनटू एक्रोलीन। एक्रोलीन इज अ स्लो पॉइजन, ये एक पॉइजनस कंपाउंड है, ठीक है। एंड फॉस्फोरामाइड। एक्रोलीन, इसका साइड इफेक्ट भी आगे बताऊंगा मैं, एक्रोलीन किस तरह से एडवर्स इफेक्ट बेसिकली कॉज करता है। दे वर्क बाय एडिंग अल्काइल ग्रुप्स टू डीएनए, मेनली एट नाइट्रोजन 7 पोजीशन। जो डीएनए बेस पेयर में नाइट्रोजन 7 पोजीशन होती है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर ये बाइंड करती है। इसका मैकेनिज्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाली फार्माकोकाइनेटिक्स है, ठीक है। बेसिकली बस आपने यही याद रखना है, दे आर बाइंड टू द नाइट्रोजन 7 पोजीशन ऑफ डीएनए बेस पेयर वेयर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। दे बाइंड कवलेंटली टू द N7 पोजीशन ऑफ डीएनए बेस पेयर्स, ठीक है। इतना ज्यादा बस आपने याद रख लेना। और बेस पेयर्स में गवानीन ज्यादातर होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन को रोक लेता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोक लेता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, सार्कोमास एंड ब्रेस्ट कैंसर के लिए हेल्पफुल है। हिमोलिटिक सिस्टाइटिस, ठीक है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, फिब्रोसिस एंड ब्लैडर टॉक्सिसिटी। एक्रोलीन से आपने याद रखना है, एक्रोलीन करता क्या है। एक्रोलीन जो ब्लैडर की वॉल होती है ना, वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से वो ब्लैडर की वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाती है। उसी इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग भी हो जाती है कभी कभार, और इसको हम कहते हैं ब्लैडर टॉक्सिसिटी। मींस ब्लैडर के टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं ना। न्यूरोटॉक्सिसिटी भी करता है, माइलोसप्रेशन भी, एंड म्यूटाजेनिक। अब मैंने म्यूटाजेनिक एक लाइन लिखी है, जितनी भी अल्काइलेटिंग एजेंट है ना, वो ये समझे सेल साइकिल है, ठीक है। ये मैंने फेज बताया है, अब यहाँ पर भी एक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्ट, यहाँ पर भी एक्ट। इसके नॉन स्पेसिफिक इतने एक्शन की वजह से ना डीएनए को ये हर जगह पर खराब कर सकते हैं। और इसी खराबी की वजह से कभी कभार ये नॉर्मल जो डीएनए होते हैं, जो कैंसरस नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सेल डिवाइड हो रहा है और वो कैंसरस नहीं है, वहां पर भी डीएनए को खराब करती है ड्रग्स। और अगर हाई अमाउंट में दी जाए तो ये नॉर्मल सेल के डीएनए को खराब करके वहां पर म्यूटाजेनिसिटी कॉज कर लेती है। मींस म्यूटाजेन का क्या मतलब होता है, जो कि डीएनए में छेड़छाड़ करते हैं म्यूटाजेंस, ठीक है। और वही म्यूटेशन की वजह से वो कभी कभार सेकेंडरी कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, उस सेल में भी कैंसर कॉज कर सकते हैं जिस सेल में कैंसर ना हो, ठीक है, उसके डीएनए में छेड़छाड़ करके, तो दे आर म्यूटाजेनिक। फिर आते हैं नाइट्रोसो यूरियाज। अब नाइट्रो भी है, इसके अंदर यूरिया भी है। अब इससे आपने याद रखना है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसके ये इनको मैं कहता हूँ मस्टिन्स, ठीक है, कारमस्टिन्स, लोमस्टिन्स और स्ट्रेप्टोजोसिन, ये भी एक ड्रग है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं तो एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, दे आर यूज्ड इन द ब्रेन ट्यूमर्स, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, आपको पता लग गया। लेकिन इनके एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, ब्रेन में। सेम एज इनका मैकेनिज्म बिल्कुल वही है, ठीक है। थेरेपेटिक यूज CNS पेनिट्रेट, ठीक है, हेंस यूजफुल इन ब्रेन ट्यूमर्स, मैंने बता दिया था। स्ट्रेप्टोजोसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर्स, नोजिया, वॉमिटिंग, हेमाटोलॉजिक टॉक्सिसिटी, रीनल एंड हेपेटिक टॉक्सिसिटी। अच्छा, बूसल्फान, ये मैंने बी से आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था। बी आपने लाजमी याद रखना है, जहां पर बी होगा पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होगी। बोसल्फान मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा। सल्फान से याद करना है, इसके अंदर सल्फो ग्रुप है, ठीक है, सल्फर ग्रुप है, तो ये ऑरली दी जा सकती है। थेरेपेटिक यूज मैकेनिज्म सेम ही है। थेरेपेटिक यूज ये क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया में यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट जो है इसका पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अच्छा, बू, ठीक है, अब ये थोड़ी सी फनी बात है बट याद करने का तरीका है, ठीक है। बो स्मेल को कहते हैं, पंजाबी में बो स्मेल को कहते हैं। आप स्मेल किस चीज से हम, मतलब स्मेल को हम किससे करते हैं, इनहेल करते हैं ना। स्मेल इनहेल्ड प्रॉपर्टी है, उसको हम देख तो नहीं सकते ना, तो इनहेल्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। इस तरह से आपने याद करना है, मैंने तो इस तरह से याद किया। अब बोसल्फान रिलेटेड टू लंग टॉक्सिसिटी, पल्मोनरी फिब्रोसिस, और बी से बोसल्फान है, और ब्ल्यूमाइसिन भी यही करती है, बी से ड्रग। ब्ल्यूमाइसिन और बोसल्फान दोनों पल्मोनरी फिब्रोसिस करती है, टोटल पल्मोनरी फिब्रोसिस करती है, फैटल पल्मोनरी फिब्रोसिस करती है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। हाइपर पिगमेंटेशन भी करती है। तो ये था ओवरव्यू सारा अल्काइलेटिंग एजेंट का। कार्बाजीन्स, ठीक है, कार्बाजीन्स है। जो कार्बाजीन्स है ना, वो भी यही काम करती हैं, यही मैकेनिज्म है, जनरल प्रॉपर्टीज इनकी यही है, ठीक है, आप लिख सकते हैं उसमें भी। डीकार्बाजीन, प्रोकार्बाजीन, टीमोजोलामाइड, ठीक है। अब आपने इसके बाद अल्काइलेटिंग एजेंट जब भी करना है तो इसके फौरन बाद आपने करना है प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि इनका मैकेनिज्म सेम है, ठीक है। दे हैव सेम एक्शन लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट, दे बाइंड विद डीएनए स्पेसिफिकली टू गुआनिन, ठीक है। ये स्पेसिफिकली लेकिन गुआनिन पे बाइंड करेंगी, फॉर्मिंग इंटर एंड इंट्रा, वही वाला काम करेंगी जो वो एंटीबायोटिक्स करती हैं, एंथ्रासाइक्लिन। क्रॉस लिंक दस इनहिबिट्स डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
कभी कभार मेरी प्रोनाउंसिएशन अटक जाती है या मुझसे बोला नहीं जाता या गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, बट ये है कि मैं जब दोबारा रिपीट करता हूँ ना उसको, तो वो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है, तो वो आपने देख लेनी है, ठीक है। जिस तरह से कार्बाजिपीन्स में कह रहा था, असल में वो कार्बाजीन्स थी, ठीक है। तो आपने एक बार खुद भी देख लेना है नोट्स में कि कौन कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, खुद से भी थोड़ी सी कोशिश करनी है, क्योंकि थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होती है क्लासिफिकेशन की। एंटीवायरल्स में मैं बताऊंगा कि कितनी मुश्किल है और ज़्यादा, बट होप सो हम वो भी कवर कर लेंगे। इसमें प्लेटिन्स कंपाउंड है, प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं ये, और ये प्लेटिनम रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लेटिन्स। सिसप्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलीप्लेटिन, ये आईवी ड्रग है, ये ऑक्सैलीप्लेटिन, ठीक है। बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो आईवी, इंट्रापेरिटोनियल और इंट्राऑरिकल दी जा सकती हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। थेरापेटिक यूज सिसप्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन आर यूज टू ट्रीट वेरियस कैंसर इंक्लूडिंग लंग्स, ओवेरियन कैंसर एंड टेस्टिकुलर। ऑक्सैलीप्लेटिन से याद रखना है को कोलोरेक्टल कैंसर को भी ट्रीट करती है, ठीक है। ऑक्सैली से याद रखना है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपने पल्ले बांध देना, स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट जो आपने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह ब्ल्यूमाइसिन का, बोसल्फान का, म्यूटाजेनिसिटी अल्काइलेटिंग एजेंट का, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है, पेपर में पूछी जाएंगी तो आपने लिखनी है। अब ये जो प्लेटिनम कंपाउंड है ना, प्लेटिनम कंपाउंड जितने भी है उसमें से सिसप्लेटिन जो है, ठीक है, वो हाईली मेटोजेनिक है, हाईली। और ये इतनी मेटोजेनिक है कि जब ये दी जाती है ना, कीमोथेरेपी सिसप्लेटिन की दी जाती है, तो इसके साथ पेशेंट को उल्टियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं कि वो शायद उल्टियों से, डिहाइड्रेशन से ही मर जाए। तो दैट्स वाई उसके साथ हम डोमपेरिडोन या इस तरह की ड्रग्स देते हैं, साथ स्कोपोलामीन पैचेस दे देते हैं, ताकि वो उसकी वॉमिटिंग रुक जाए, ठीक है। CTZ जो जोन होता है उस पर ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा एक्शन होता है, जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करवाती है। तो सिसप्लेटिन इज रिलेटेड टू हाईली मेटोजेनिक इफेक्ट। सिसप्लेटिन कैन कॉज लिमिटिंग नेफ्रोटॉक्सिटी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कार्बोप्लेटिन माइलोसप्रेशन, सिसप्लेटिन स्ट्रॉन्ग एमेटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी भी ये लोग करवाते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी इज रिलेटेड टू हियरिंग लॉस, ठीक है, वो आपने याद रख लेना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आई थिंक सो वी हैव डन सो फार, यस। तो हमने कर लिया मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स को हमने डिस्कस किया, और कल हमने इन 2 लेक्चर में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। और पास पेपर के अब हम सवाल देखते हैं, कौन कौन से पास पेपर के सवाल जितना हमने कर लिया कवर हो गए। आई थिंक सारे ही हो गए हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं। ये इतने सवाल तो हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, विच इज़ अबाउट 80%। आज हमने कौन कौन से कर लिए हैं, हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। डॉक्सीरूबिसिन कर लिया। डॉक्सीरूबिसिन एंथ्रासाइक्लिन आती है। एंथ्रासाइक्लिन इज रिलेटेड टू ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड रिलेटेड टू ग्लाइकोसाइड लाइक होते हैं, ग्लाइकोसाइड नहीं होते, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ग्लूकोज तो नहीं है ना। और अगर ग्लाइकोसाइड है तो डिजिटल से आपने याद रखना है, हाईली कार्डियोटॉक्सिक। अल्काइलेटिंग एजेंट में साइक्लोफॉस्फेमाइड हमने कर लिया, ठीक है। साइक्लोफॉस्फेमाइड, अमाइड, एक्रोलीन, इसका एडवर्स इफेक्ट आता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट मैं आपको हाईली दोबारा बता रहा हूँ, आपने याद रखना है। फॉस्फेमाइड, एक्रोलीन से आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि डिफरेंट क्लासेस नेचुरल कंपाउंड्स, ठीक है। अब नेचुरल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, मैं आपको ये चलकर बताता हूँ। नेचुरल कंपाउंड्स वो एंटी कैंसर होंगे जो नेचुरल सोर्स से एक्सट्रैक्ट होंगे। उसमें आ जाएंगे हमारे पास वेनकाइलकलाइड्स, टैक्सेंस, ठीक है, 2 तो ये हो गए। टोपोआइसोमरेसिस, ये भी नेचुरल है, ठीक है। और इसके बाद एंटीबायोटिक्स, ये भी नेचुरल है। तो नेचुरल में ये आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी आपने लिख लेनी है, क्योंकि नेचुरल कंपाउंड्स है। अब सिसप्लेटिन नेचुरल नहीं है, ठीक है। एंटीमेटाबोलाइट्स नेचुरल नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। वट आर द डिफरेंट क्लासेस। अल्काइलेटिंग एजेंट की बोसल्फान, सल्फोनेट्स, ठीक है। नाइट्रोसोयूरियाज, अल्काइलेटिंग एजेंट, नाइट्रोजन मस्टर्ड और कार्बाजीन्स, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इंटरकैलेशन, नाइट्रोजन 7 पोजीशन पे ये अपना बॉन्ड बनाएगी कंप्लीटली विद न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप ऑफ DNA। एंटी कैंसर ड्रग्स ओवरऑल हमने इसको करना है, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे पास पेपर क्वेश्चंस कर लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में या जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें बाकी ड्रग्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी रह गई हैं। पास पेपर ऑल दो सारा करवा दिया मैंने, बट कुछ मैकेनिज्म, कुछ ड्रग्स रह गई हैं जो कि हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी है, हम वो करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हम इसकी स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक जो एडवर्स इफेक्ट है कैंसर थेरेपी की वो भी हम पढ़ेंगे, ताकि पेपर में आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंड बन जाए कि एंटी कैंसर का जो भी सवाल है आप उसको कवर कर लें। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। ये सॉरी PDF कहाँ गई मेरी, ये ठीक है। तो नेचुरल का जब भी सवाल है पेपर में, क्लासीफाई नेचुरल ड्रग्स, तो एंटीबायोटिक्स को करने क्लासीफाई, ठीक है। ब्ल्यूमाइसिन को अलग बताना है क्योंकि 2 अलग मैकेनिज्म रखती हैं ड्रग्स। टैक्सेंस, टोपोआइसोमेरेसिस, ठीक है, और वेनकाइलकलाइड्स आपने ये लिखनी है, इनको एक्सप्लेन करना है। प्लांट ड्राइव जब भी आए तो टैक्सेन एंड वेनकाइलकलाइड्स, ऑल्दो कॉल्चिसिन भी आएगा इसमें, पोर्टोफाइलम्स भी आएगा, लेकिन अभी हमारी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यही है। सेल साइकिल स्पेसिफिक जिस पे हमने दूसरा लेक्चर बनाया था, और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक जिस पे हमारा ये तीसरा लेक्चर आज का है। एंटीमेटाबोलाइट्स हैं कि S फेज पे, ब्ल्यूमाइसिन G2 पे, टैक्सिन्स M फेज पे, टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर्स S पे भी करेगा, G2 पे भी करेगा, बट ये स्पेसिफिक टू S फेज ज़्यादा होता है। वेनकाइलकलाइड्स M फेज, और ये सारी आज हमने पढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को याद रखना है।
तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। कोई भी सजेशन है, कोई भी मेरी मिस्टेक है, उसको कमेंट में लाजमी जो है मेंशन करें। जज़ाकल्लाह।